भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला जा रहा है पहला टेस्ट मैच बेहद शानदार दौर में पहुंच चुका है, जहां पर अब ये कहा जा सकता है कि पांचवें दिन तो मुकाबला जा ही रहा है, लेकिन अभी भी तीनों ही नतीजे संभव हैं। लेकिन क्या भारत फेवरेट है या फिर न्यूजीलैंड जीत की तरफ जाएगा, इस पर हम करेंगे चर्चा। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ मौजूद रहेंगे हमेशा की तरह पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर। वसीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर्म में। थैंक यू सर। वसीम भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर की रिकॉर्ड तोड़ पारी की। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ पारी सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने डेब्यू पर शतक जड़ा, पहली पारी में, दूसरी पारी में शतक जड़ा, ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय तो बने ही साथ 1933 और 1934 में जो कारनामा लाला अमरनाथ और दिलावर हुसैन ने किया था वो कर दिखाया श्रेयस अय्यर ने। जी हाँ, डेब्यू पर दोनों ही पारियों में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी श्रेयस अय्यर की, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल कमाल की पारी खेली है और दोनों ही इनिंग में एक तरह से रियर गार्ड एक्शन जो बोलते हैं कि पहले इनिंग में भी 100 रन पे 3 विकेट थी, उस वक्त आकर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में 100 बनाया था। सेकेंड इनिंग में भी इंडियन टीम ऐसे लग रहा था कि मैच किसी भी तरफ जा सकता है और वहां आकर एक इम्पोर्टेंट 60 रन की पार्टनर 60 रन की इनिंग्स खेली और कमाल की पारी खेली। और खासकर इसकी तारीफ इसलिए मैं करूंगा क्योंकि इससे पहले कोई ऐसे रेड बॉल की क्रिकेट नहीं खेली है, सिर्फ आईपीएल खेले हुए थे, व्हाइट बॉल की क्रिकेट खेल कर आ रहे थे, उससे पहले सर्जरी भी हुई थी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस पारी की तुलना बहुत बड़े उसमें करनी चाहिए कि एक तरह से अगर ये भारत टेस्ट मैच जीतता है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा श्रेयस अय्यर को जाएगा इसके लिए। बिल्कुल, लेकिन वसीम भाई, इस पारी के साथ साथ, श्रेयस की पारी के साथ साथ, वो दो साझेदारी को भी हम नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने पहले आर अश्विन के साथ निभाई और उसके बाद रिद्धिमान साहा। ये दो साझेदारी, साथ ही साथ साहा की क्या बेहतरीन साहसिक पारी। याद रहे कि उनके गर्दन में स्टिफनेस थी, इसलिए वो कीपिंग नहीं कर पाए, बल्लेबाजी करने के लिए आए और उस पोजीशन में भी उन्होंने क्या लाजवाब पारी खेली है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से मैच जो सेटअप हुआ था, तो मैंने भी कल आपको भी कहा था कि जो बचे हुए बल्लेबाज हैं कि रविंद्र जडेजा है, अश्विन है, अक्षर पटेल है, रिद्धिमान साहा है, इनको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना होगा कि इंडियन टीम फिर से मैच में वापसी करे। और बिल्कुल उसी तरह से हुआ। हालांकि जडेजा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन साहा ने, अश्विन ने और अक्षर पटेल ने बाद में बहुत कमाल की पारी खेली और उस स्टेज पे इंडियन टीम को ले आया जहां से जीतने की संभावना ज्यादा हो गई है। और एक स्टिफ नेक के साथ में उन्होंने कीपिंग भी नहीं की थी, लेकिन आकर बैटिंग की और उतने मुश्किल पिच पे आके 60 रन बनाए, वो कमाल की। मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर और रिद्धिमान साहा की जो साझेदारी थी कहीं ना कहीं गेम को न्यूजीलैंड को जिताने से बाहर ले गई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं वसीम भाई, तो ऐसा लगता है कि सऊदी और जेमिसन की तो खैर जितनी भी तारीफ की जाए कम। इस बेजान पिच पर इन दोनों ही तेज गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की है, लेकिन क्या आप मानेंगे कि जो किवी स्पिनर थे उन्होंने दगा दे दिया? जी हाँ, बिल्कुल। और एक तरह से पूरे टेस्ट मैच में बिल्कुल दो तरह की चीजें हुई कि इंडिया ने जब बॉलिंग की तो कंप्लीटली स्पिनर्स ने विकेटें ली, और जब जब न्यूजीलैंड ने 2 मरतबा जब बॉलिंग की तो उनके फास्ट बॉलर्स दोनों ही टाइम पे डोमिनेट किए एज अ बॉलर, और दोनों ही वक्त उनके स्पिनर्स ने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट किया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब इंडिया को इंडिया में हराना होगा तो आपको कहीं ना कहीं इंडिया के स्पिनर्स को थोड़ा आउटशाइन करना होगा। ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, लेकिन 2012-13 की जो हम सीरीज की अगर बात करें तो वहां पे मोंटी बनेसर और ग्राहम स्वान ने वही किया था कि वो इंडियन के जो स्पिनर्स थे उनको आउटशाइन किया था। और यहाँ पर एजाज पटेल और समरविल और सचिन रविंद्र तो ऑब्वियसली नए, लेकिन वो थोड़ा सा इस चीज में पीछे रह गए कि उनको जो हेल्प करनी चाहिए थी साउदी और जेमिसन को, वो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं दे पाए, ना ही विकेट निकाल पाए और ना ही कंट्रोल दे पाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन वसीम भाई, अगला जो मेरा सवाल है, जो हमारा पॉइंट है, वो इस तरफ है, जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आपको चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे को लेकर कोई सख्त फैसला लेना होगा, क्योंकि ये बात एक या दो सीरीज की नहीं रह गई है। अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलियाई दौरे को आप देख लें, साल भर से ज्यादा हो गया है, उसके बाद से ये दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी पारियां खेली हैं, पर लगता है कि शायद कुछ बड़ा स्टेप लेने का वक्त आया है। मे भी शायद
अगले टेस्ट में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका दौरे में शायद आपको ये डिसीजन लेना होगा, क्योंकि उस दौरे के लिए विराट कोहली भी अवेलेबल होंगे, केएल राहुल भी अवेलेबल होंगे, ऋषभ पंत आ जाएंगे, रोहित शर्मा आ जाएंगे। तो उस वक्त मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कुछ डिसीजन लेना होगा कि आप किसको बिठाएंगे और किसको खिलाएंगे। और मैं थोड़ा सा मेरी सिंपैथी जाती है हनुमा विहारी के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था सिडनी में, इंडिया को टेस्ट मैच बचाया, इतने खराब इंजरी के बाद भी वो इतनी देर खेले और इंडिया को वो टेस्ट मैच ड्रॉ करवाए। और उनको इंडिया में कभी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इस बार भी उनको इंडिया ए टीम के साथ भेजा गया है कि इंडियन टीम वहां पर जाने वाली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद उनको वहां पर भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने यहाँ पे अपनी जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, तो जाहिर सी बात है कि आप उन्हीं के साथ जाओगे। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा उनसे सिंपैथाइज करता हूँ कि उनको इंडिया में कभी खेलने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा आपने, और कुछ टफ डिसीजंस होंगे आने वाले वक्त में, जैसा आपने भी कहा। और बिल्कुल सही, हनुमा विहारी को लेकर तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी गलती क्या हो गई थी। बहरहाल वसीम भाई, कल जब हम चर्चा कर रहे थे और चौथे दिन की बात कर रहे थे कि चौथे दिन क्या होना चाहिए, तो आपने बिल्कुल साफ अल्फाजों में ये कहा था कि एक तो 275 से कम का लक्ष्य नहीं देना होगा। वो बात आपकी पूरी तरीके से दुरुस्त होती हुई अब न्यूजीलैंड के सामने 284 का लक्ष्य है। लेकिन दूसरी चीज आपने जो और कही थी, वो ये कही थी कि इस पिच पर अपने गेंदबाजों को ज्यादा से ज्यादा ओवर मिले, इसका ध्यान रखना होगा। यही हमारा सवाल भी है आपसे कि क्या अभी जो पर्याप्त ओवर मिले हैं गेंदबाजों को, वो कैसे देख रहे हैं आप, ये ध्यान रखते हुए कि कानपुर में 4.5 के आगे मैच जा नहीं रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये पूरे 90 ओवर तो मुझे नहीं लगता है कि शायद होंगे, या अगर होंगे तो इस वजह से होंगे कि हमारे स्पिनर्स बहुत सारे ओवर्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो ओवर्स उसलिए कंप्लीट होंगे क्योंकि बहुत सारे ओवर्स हमारे स्पिनर्स को डालने होंगे, तो शायद हमको ओवर्स मिल जाएंगे। और अगेन मुझे लगता है कि पहला जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले सेशन में अगर हम विलियमसन, लेथम या टेलर का विकेट अगर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम बहुत दबाव में आ जाएगी, और उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो आने वाले प्लेयर्स हैं वो इस कंडीशंस में खेले नहीं है कि जहां पर आपके पास 3-4 खिलाड़ी बैट के आसपास खड़े हुए हैं, बॉल स्पिन कर रहा है, 5th डे का विकेट है। तो ये जो 3 विकेट है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनका विकेट गिरना पहले सेशन। बिल्कुल, और चलते चलते बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तीनों रिजल्ट्स जो ओपन हैं, ड्रॉ भी हो सकता है, भारत मैच जीत भी सकता है जिसकी संभावना थोड़ी ज्यादा है, और न्यूजीलैंड के पास भी एक आउटसाइड चांस जरूर है। अगर वो कल पूरा दिन खेल लेता है तो 280 रन के आसपास बनाना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा। आप क्या मानते हैं वसीम भाई? नहीं, मुझे यही लगता है कि मेरे हिसाब से 2 पॉसिबल रिजल्ट्स है। एक तो आइदर इंडिया जीतेगा, या तो न्यूजीलैंड शायद बहुत अगर अच्छा खेल गया तो ये मैच को ड्रॉ कर जाएगा, जो मुझे लगता है कि उनके लिए जीत के बराबर होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो जीत के लिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की पिच है, अगर वो शॉट्स खेलने के लिए जाते हैं या रन बनाने के जाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं इंडियन बॉलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जिस तरह की पिच है, उस पिच पे बहुत तेजी से रन बनाना बहुत मुश्किल है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर सेशन में 100 रन बनाए, जो कि अब तक नहीं बने कि हर सेशन में 100 रन बने हो। तो ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अगर न्यूजीलैंड अगर बहुत अच्छा खेल के अगर ये ड्रॉ कर गए, तो मुझे लगता है कि उनके लिए जीत के बराबर है। चलिए, तो वसीम भाई के हिसाब से 2 रिजल्ट पॉसिबल है, आइदर इंडिया की जीत या फिर ड्रॉ। न्यूजीलैंड का चांस थोड़ा कम नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।